हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर 5 वीडियो पॉलिटी की और 3 वीडियो रीजनिंग की पड़ चुकी है, आप उसको देखिए। और फ्री बैच जितने भी हमने अभी तक वीडियो डाला है और पूरा कंसेप्ट हम फ्री में ही पढ़ाएंगे, ना कोई चार्ज ना कुछ। तो आप पढ़िए, एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो बनाया था और उसमें चर्चा किया था हमारे अधिकार, राइट्स क्या क्या हैं, मानवाधिकार क्या क्या हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लेकर आए हैं उन फंडामेंटल राइट्स पे जितने भी अनुच्छेद हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या क्या राइट्स हमें मिलता है, क्या क्या अधिकार हमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 जो है फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा की बात करता है। परिभाषा का तात्पर्य यह है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और ये किस पर लागू होगा, किस पर नहीं लागू होगा, इसकी चर्चा या इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 करता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण की बात करता है। जैसे कि अगर पुराने कोई रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादी विचारधारा पहले जमाने से चली आ रही हो और वो अब के हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा हो, तो वो हनन करने की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13 बहुत पावरफुल है। अनुच्छेद 13 का ज़्यादा से ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब करते हैं। तो ये एक रूढ़वादी विचारधारा को समाप्त करता है। हमारे समाज में जो तमाम तरह के रूढ़वादी विचारधारा के व्यक्ति हैं उनको ये अल्प करता है, उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता है। तो अनुच्छेद 13 किसकी बात करता है? अल्पीकरण की। हमने 3 तलाक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में 2017 में फैसला लिया था। जो तलाक नहीं खत्म किया है, तलाक़े बिद्दत को खत्म किया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो 3 तलाक़े बिद्दत है वो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता है, जो कि जब पुरानी रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादी विचारधारा, विधि या ऐसा कोई वो है, अधिकार है, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो हनन करता है तो वहां तक वो उसकी मात्रा शून्य हो जाएगी, जो कि हमें अनुच्छेद 13 जो कहता है अल्पीकरण की बात करता है। ठीक है ना। तो अल्पीकरण की बात क्या करता है? अल्पीकरण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 किसकी चर्चा करता है? परिभाषा की चर्चा करता है। अनुच्छेद 13 जो है अल्पीकरण की बात करता है। ठीक। अब अनुच्छेद यहां से देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है ना। सब विधि के समक्ष क्या? विधि मतलब जो भी कानून, नियम कानून भारत में लागू होंगे, जो भी नियम कानून या विधि परंपरा जो भी होगी सबके लिए समान होगी। उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है ना। इसमें भी 2 नीतियां अपनाई गई हैं। पहली है, कहता है विधि के समक्ष समानता, और दूसरी बात करता है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधि का समान संरक्षण। ये विधि के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से प्रेरित होकर लिया गया है।
अमेरिका से प्रेरित होकर लिया गया है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, ये फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा देता है, और अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण की बात करता है। यदि कोई पुरानी विचारधारा, रूढ़िवादी कोई विधि अगर पुरानी चली आ रही हो परंपरा, अब के हमारे फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करता है, तो अवहेलना की मात्रा तक वह शून्य हो जाएगी। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समान समता का अधिकार। विधि के समान समता का अधिकार का तात्पर्य यह है कि कानून के सामने सब एक समान है, किसी के साथ अव्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, जो शब्द है विधि के समान समता का अधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका देश से लिया गया है प्रेरित होकर। ठीक है ना, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद की। हाँ दोस्तों, तो आइए आगे हम देखते हैं। आपने अनुच्छेद 12 पढ़ा, अनुच्छेद 13 पढ़ा, अनुच्छेद 14 पढ़ा। आइए अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद हैं, उसको भी जान लेते हैं। अपवाद क्या है, कह रहा है अपवाद में, जैसे अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। एक समान सबको कैटेगरी में रखा है, कानून के समक्ष सभी एक समान हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को, हमारे देश के गवर्नर, हमारे राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर को कार्यकाल के दौरान, उनका जब कार्यकाल चल रहा हो प्रेजेंट टाइम पे, और जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और किसी राज्य के गवर्नर हो या राज्यपाल जिसको बोलते हैं, तो उसको कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी नहीं होगी उसकी। अगर कोई ऐसा कार्य करता है कि जिससे पुलिस कार्रवाई हो सके, तो उसके कार्यकाल के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद क्या कहता है, 361, अनुच्छेद 361 यही कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 कहता है संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है। अनुच्छेद 105 ये कहता है कि अगर संसद भवन में सांसदों द्वारा कोई कार्य अगर कृत होता है, तो उसके लिए अदालत में उसका उत्तरदायित्व नहीं करार दिया जाएगा। ठीक ना, उसको हमेशा उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर संसद भवन में कोई सांसद अगर कोई कृत करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 194 वही अपवाद के रूप में कार्य करता है कि विधानमंडल में, अगर विधानमंडल में सदस्यों को विशेषाधिकार देने का कार्य करता है, कहता है कि अगर विधानमंडल में उनके सदस्यों में कोई भी बात अगर होती है, जैसे हाथापाई वाद विवाद अगर होता है, तो उसको कोर्ट में हम नहीं ले जाएंगे। ठीक है ना, वही मामला निपट जाता है उसका। तो ये अनुच्छेद 14 के अलावा कुछ अपवाद है जो कि इसको दरकिनार करता है अनुच्छेद 14 को, लेकिन अनुच्छेद 14 सबको विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। ऐसे कुछ अपवाद को छोड़ के आइए अनुच्छेद 15 समझते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है। हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15, ठीक है ना, अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद कहता है 15 की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जाति के आधार पर कहा गया है, क्यों? इसका तात्पर्य क्या है कि कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, तो जाति के आधार पर यह नहीं कहा जाएगा कि आप मंदिर में ना जाइए, आप मस्जिद में ना जाइए। तो जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। तो इसके आधार पर आपके साथ, हमारे देश में ऐसा संविधान है कि किसी के समानता का अवसर सबको दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना।
और धर्म क्या होता है? धर्म जैसे SC ST OBC ये कैटेगरी है, ये वर्ग है, ये धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो धर्म कहलाते हैं। और जैसे हमने SC ST OBC जनरल ये सब वर्ग होता है, ठीक ना, ये धर्म में नहीं आते हैं। और लिंग के आधार पर अगर कोई लड़का लड़की है तो उसके मतलब उसको समान रखा जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये लड़की है ये काम नहीं करेगी और ये काम नहीं कर पाएगी, लड़का है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिंग के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव बहुत हमारे होते हैं देश में। जैसे कोई जगह महाराष्ट्र में अगर कोई बिहार से गया है तो उसको बिहारी कह के चिढ़ाया जाता है, कमेंटबाजी किया जाता है। यूपी का कोई अगर है कहीं बाहर दूसरे राज्य में जाता है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर कोई नागालैंड का व्यक्ति है, कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है तो उसके साथ संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी जन्म के स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और यही आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में ही आरक्षण की नीति बताई गई है। अनुच्छेद 15 ही आरक्षण की नीति यहीं से स्टार्ट होती है, अनुच्छेद 15 से ही, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर पॉजिटिव थिंकिंग हो तो भेदभाव हम कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव अगर थिंकिंग हमारी हो, समाज के लिए वो अच्छा विचार हो, समाज में अच्छाई पैदा अगर करे वो हो विचार, तो हम भेदभाव कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि बस की सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षण लिखा होता है, तो एक समाज में अच्छाई की एक प्रचार होता है ना कि ठीक है, अगर कोई महिला खड़ी है और आप बस में जा रहे हैं, अगर वो सीट आप पर बैठे हैं, आप सोचे कि नहीं है तो हमारी सीट है, हम इसको क्यों दें, क्योंकि मेरा अधिकार है ना, हमें बैठने का, कहीं जाने का अधिकार है, तो हम इस महिला को क्यों दें। लेकिन अगर आप उठ के खड़े हो जाते हैं, उस महिला को सीट वो दे देते हैं, तो एक क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है ना। अगर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए समाज में अगर मौलिक अधिकार का हनन अगर हो रहा है तो अच्छी बात है वो, ठीक है ना। वो हमारे समाज को और ऊंचाई पर उठाता है, ना कि गंदा पर, ठीक ना, गंदा नहीं करता हमारे समाज को। तो अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं, मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, तो हम वो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कभी हमने बताया कि जैसे कि जाति के आधार पर अगर SC ST एक ऐसा तबका है जो कि पढ़ाई लिखाई में हर वर्ग में हर चीज में पीछे है हमसे, अगर उसको थोड़ा सा पढ़ाई में आरक्षण दे दिया जाता है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वहां होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें समाज में बराबरी में लेना है, तभी तो हमारे समाज में बराबर में खड़े हो पाएंगे, अन्यथा कैसे हो जाएंगे। इसलिए जो आरक्षण की नीति पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, पॉजिटिव मतभेद की भेदभाव की बात करता है, तो आरक्षण इसीलिए अनुच्छेद 15 के तहत लागू हुआ है, ठीक है ना। तो और क्या कहता है अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन मतलब कि सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर दिया जाएगा। जाति या लिंग धर्म के आधार पर सबको बराबर का यहाँ पे हिस्सेदारी दी जाएगी। अनुच्छेद 16 यही कहता है कि लोक नियोजन की समानता मतलब कि सरकारी नौकरियों में सबको एक समान कैटेगरी में रखा जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक ना, पॉजिटिव मतभेद होता है अगर तो चलेगा वो, क्योंकि हमारे समाज को वो इक्वलिटी में अगर लाने के लिए, अच्छाई की अगर बात करता है कोई भी भेदभाव, तो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, संविधान के लिए अच्छी बात है वो, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की समानता, सबको सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी तो
छूत का अंत, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत क्या कहते हैं कि हमारे समाज में अगर छुआछूत व्याप्त है, ऊंच नीच का छुआछूत है, बड़े छोटे का अगर भेदभाव है, मतभेद है, तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत करना है। समाज को अगर अच्छाई पे ऊंचाई पर लाना है तो इस आपसी मतभेद को खत्म करना होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। तो अभी एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, परिभाषा देता है मौलिक अधिकार की। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आरक्षण की नीति अनुच्छेद 15 से ही स्टार्ट होती है। आगे भी आरक्षण की जब नीति होगी तो आरक्षण स्पेशली वीडियो लेकर आएंगे, आरक्षण क्या होता है, आरक्षण क्यों है, आरक्षण हमारे जीवन में अच्छाई है कि क्या बुराई है, इसके बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, जो कि अस्पृश्यता का अंत बताता है, अस्पृश्यता का अंत बताता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, ठीक है ना, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। उपाधि, आप कोई प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपवाद के स्थान पर यहाँ पे पुलिस और जो है पुलिस और सेना, और आप शिक्षा के आधार पर आप उपाधि रख सकते हैं, ठीक है ना। शिक्षा के आधार पर पुलिस वाले, सेना, तीनों सेनाओं की, सेना अगर होगा तीनों सेनाओं की बात हो गई यहाँ पे, सेना उपाधि रख सकते, शिक्षा में पुलिस वाले और सेना में जो होता है उपाधि रख सकते हैं, ठीक है ना भैया। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, लोक नियोजन की बात करता है, मतलब नौकरियों में समान अवसर सबको देना है। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अब उपाधियों का अंत मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है पुलिस में, सेना में या शिक्षा के आधार पर उपाधि रख सकता है, लेकिन वैसे कोई उपाधि नहीं रख सकता है, ठीक है ना भैया, इतना समझ गए हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक क्या बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 लोक नियोजन की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। अब देखिए 14 से जो 18 अनुच्छेद है पूरा यहाँ तक, एक प्रकार से व्यक्ति हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति, नागरिक जो भी हैं, उनको ये सब उनके लिए ही प्राप्त है। तो एक इसको कह सकते हैं कि ये समानता की बात करता है, समानता की बात करता है ना, सबको हमारे में समाज में समानता की बात करता है। तो अनुच्छेद 14 से जो 18 है वो हमें समानता की बात करता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहता है, समानता का अधिकार। ठीक, यहां तक आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना, लिख लीजिए। और फिर आगे हम वीडियो लेकर आएंगे अपनी। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो आपको अपलोड कर सकें तैसे आपको वीडियो प्राप्त हो सके। उम्मीद है कि हमारे सेशन को आपको पसंद आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।